एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी स्टडी जोन। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एक बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। सो वीडियो का पूरा बेनिफिट लेने के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज का ये वीडियो मूल अधिकार टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकारों से जुड़े प्रत्येक अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे और प्रत्येक अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों को जानेंगे। साथ साथ ही हम लोग ये भी देखते चलेंगे कि किस अनुच्छेद से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ही चुके हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं, पर यहाँ 1 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3 भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं। इन अधिकारों की सुरक्षा का प्रहरी यानी कि रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को नागरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे सभी भारतीय नागरिक व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप में जीवन यापन कर सकते हैं। ये तो हो गया पॉइंट कि मूल अधिकार क्या हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं कि संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात करी थी, मगर यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। संविधान में वर्णित मूल अधिकार 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं नागरिकों को वर्तमान में, जिसमें से पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। और पांचवा अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। पहले हमारे मूल अधिकार 7 थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था। लेकिन अब वर्तमान में वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपके हो गए मूल अधिकार। अब आइए इन मूल अधिकारों से संबंधित सभी अनुच्छेदों को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य क्या है, जिसमें भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है। मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत अनुच्छेद 12 में राज्य से ही होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। इसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 13। मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इस अनुच्छेद में वर्णित हैं, यानी कि कुछ ऐसी विधियां जिनके द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है या कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। तो इस जो अनुच्छेद है 13, इसके 4 खंड हैं, यानी अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). तो इस अनुच्छेद की विशेषता ये है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच करती है कि वे संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप हैं या नहीं, और अनुरूप न होने पर न्यायपालिका उसे अवैध घोषित करती है। ये तो हो गई अनुच्छेद 12 और 13 की बात। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी सारे अनुच्छेद। तो चलिए अब आगे के अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे पहले मूल अधिकार समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता बताई गई है। विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि भारत भूमि पर निवास करने वाले जो भी नागरिक हैं, वो सभी नागरिक समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त करें। देश में व्यापक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 14 से 18 तक इस अधिकार की व्यवस्था करी है। इसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष अर्थात कानून के समक्ष समानता की बात करी गई है।
विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। और विधि के समक्ष समानता का ये जो शब्द है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसे विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। विधि के शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि यानी कानून के ऊपर नहीं है। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 15। इस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इस आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में या राज्य निधि से पोषित अर्थात चलने वाले या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे जिस मूल वंश का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस लिंग का हो और चाहे उसका जहाँ जन्म हुआ, उसके साथ राज्य कोई भेदभाव इन सब आधारों पर नहीं करेगा, ना अन्य किसी को करने देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि राज्य अपनी जनता के कल्याण हेतु धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के अतिरिक्त कोई भेदभाव कर सकता है। इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण सबका कल्याण सुनिश्चित करता है। इसलिए यह भी आवश्यक बात हो जाती है कि जो अक्षम है उसे भी सक्षम बनाया जाए। इसी के अनुसार, इसी प्रावधान के अनुसार अनुच्छेद 15 के चौथे खंड में ये कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों को, यानी कोई ऐसे नागरिक हैं अगर जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उन वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध या आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। और यहीं पे महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष अनुबंध बनाए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 15 के तीसरे खंड के अनुसार बनाए गए हैं। इसके अनुसार कौन से काम किए गए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए अलग स्कूल खोले गए हैं, बच्चों के लिए कम किराया किया गया है बस में, ट्रेन में और भी जगहों पे, या फिर कई बार मुफ्त रहता है किराया, बच्चों का किराया नहीं पड़ता है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाता है जो कि अनुच्छेद 15 के 5वें खंड के अनुसार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब भेदभाव नहीं मानी जाती, क्योंकि ये अक्षम को सक्षम बनाने के लिए करी जा रही हैं। अब देखिए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका अर्थ ये है कि भारतीय संविधान में लोक नियोजन यानी जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं उसमें सभी को अवसर की समानता दी जाएगी, किंतु यानी कि सब लोग समान रूप से उसमें भाग ले सकते हैं, किंतु सरकार पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, यानी राज्य को लगता है कि कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है और उसका प्रतिनिधित्व मेरे जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें कम है, तो उनकी नियुक्तियों व पदों के लिए सरकार आरक्षण कर सकती है। जो वर्तमान में ये आरक्षण चल रहा है ये यही है और ये अनुच्छेद 16 के चौथे खंड के अनुसार चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आरक्षण का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो अनुच्छेद 16 के 4 के अनुसार। वैसे तो ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि किस अनुच्छेद में क्या है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से उपजी किसी प्रकार के भेदभाव को लागू करना अपराध है, जो विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। यानी जो इंसान छुआछूत करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड मिलता है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 जो है उसके तहत छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों चीज़ें शामिल है। यानी कि जो लोग इस तरीके का छुआछूत समाज में फैला रहे हैं, ऊंच नीच की भावनाएं, उनको या तो 6 महीने की कारावास की सज़ा मिलती है या 500 रुपये का दंड, या दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। 500 रुपये का दंड कम है वैसे। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी ठहराया जाए उसे चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की भी व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कई तरीके के प्रावधान हैं, जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, कहीं पूजा करने से मना नहीं किया जाएगा, धार्मिक, दार्शनिक या परंपरागत आधार पर कोई छुआछूत को जो लोग न्यायोचित ठहराते हैं ये भी बात गलत है, किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, छुआछूत के आधार पर किसी जाति विशेष के व्यक्ति को बेइज्जत नहीं करना है, या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी इंसान के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करना गैरकानूनी है। चलिए अगला देखिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से किया गया? अनुच्छेद 17 से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों का अंत। तो इसके द्वारा जैसे कि इस हेडिंग से ही पता चल रहा है कि सभी प्रकार की उपाधियों का अंत राज्य द्वारा किया गया है, लेकिन ये प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है, यानी राज्य उपाधियां नहीं दे सकता है। अन्य सार्वजनिक संस्थाओं जैसे कि विश्वविद्यालयों आदि अपने नेताओं या गुणीजनों का सम्मान करने के लिए उन्हें उपाधियां या सम्मान दे सकते हैं, या फिर राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान देने से नहीं रोका गया है। राज्य भी सेना से संबंधी या फिर शिक्षा से संबंधी सम्मान दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य द्वारा दिए गए उन सम्मानों को उपयोग मिलने वाला व्यक्ति जिसको दिए गए हैं सम्मान, वो उपाधि के रूप में नहीं कर सकता है। और राज्य को सामाजिक सेवा के लिए कोई सम्मान या पुरस्कार देने से मना नहीं किया गया, लेकिन इस सम्मान का उपाधि के रूप में अर्थात अपने नाम के साथ जोड़कर उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि भारत रत्न या पद्म विभूषण का प्राप्तकर्ता व्यक्ति जो है वो उपाधि के रूप में अपने नाम के साथ नहीं लिख सकता, कि मतलब किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न या पद्म विभूषण मिला है तो जैसे लोग डॉक्टर वगैरह अपने नाम के पहले लिखने लगते हैं तो वो भारत रत्न लिखने लगे, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, गैर कानूनी है। यानी कि ये जो मूल अधिकार हैं ये सभी भारतीय नागरिकों को शर्त के साथ प्रदान किए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत वर्णित है। आइए अब अनुच्छेद 19 देख लेते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इस अनुच्छेद के 7 भाग हैं। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात बोलने एवं अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत निरायुध सम्मेलन यानी बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत भारत में कहीं भी अबाध संचरण अर्थात आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है, उस पर कोई रोक नहीं होगी। अनुच्छेद 19(1) के अंगा के अंतर्गत भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी भारतीय नागरिक भारत की सीमा के अंतर्गत कहीं भी निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) के 6 के अंतर्गत उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता दी गई है, और ये फुटपाथ पर जो दुकान लगाना है वो इसी में शामिल है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यानी कि ये पूछ लिया जाता है कि अभिव्यक्ति वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) का। अब अनुच्छेद 20 देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। इसमें 3 बातें हैं। पहली कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय लागू किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो, यानी उस समय जब उसने अपराध किया है उस समय लागू किसी कानून का उसने जब उल्लंघन किया होगा तभी माना जाएगा कि वो अपराधी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, और ये जो व्यवस्था है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति यानी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए यानी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। इस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, यानी कि सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से यानी उसके शरीर की स्वतंत्रता से विधि द्वारा यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। जीने के अधिकार को शारीरिक बंधनों में ही नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया, यानी कि जीवन को सिर्फ जीना नहीं है बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन को जीना है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है, और अब आज की डेट में आपातकाल के समय में भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ अधिकार शामिल हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, विदेश जाने या विदेश भ्रमण का अधिकार, यानी कि सभी भारतीय नागरिकों को विदेश जाने का अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है।
मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और दोष मुक्ति के बाद अवैध रूप से कारागार में निरुद्ध रखने पर प्रतिकार का अधिकार है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार दोष से मुक्त हो चुका है, अपनी सजा काट चुका है, तो उसके बाद उसे अगर कारागार में रखा जाता है तो वो अवैध है। सभी भारतीय नागरिकों को यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अपील करने का कानूनी अधिकार, लोक स्वास्थ्य बनाए रखने का अधिकार, जीविकोपार्जन और आवास आदि के अधिकार भी इसी अधिकार के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का में समाहित करके एक मूलाधिकार बना दिया गया। यानी कि अब जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उन सभी को शिक्षा देना जो है उनका मूल अधिकार है। उनके माता पिता को उन्हें शिक्षा दिलानी ही पड़ेगी। इसके आगे देखते हैं। और हाँ, ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण का अधिकार आपने देखा, इसमें जीवन जीने के अधिकार में जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, मरने का अधिकार नहीं मिला है। इसीलिए आत्महत्या जो है संविधान के अनुसार अपराध है। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी यानी कि उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके कारणों से शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराए बिना अपने संरक्षण में पुलिस नहीं रख सकती है, और अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से यानी कि वकील से परामर्श करने का तथा अपना बचाव करने का अधिकार उसको है। उसे वंचित नहीं किया जा सकता इस अधिकार से। उसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी करने के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए जो आवश्यक समय लगेगा, उसको छोड़कर 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए हवालात में बंद नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो नियम है अनुच्छेद 22 का, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये कुछ लोगों पर नहीं लागू होता है। जैसे कि उस समय जो किसी और देश के हों, हमारे देश के शत्रु हों, या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन उन्हें गिरफ्तार किया गया हो। ठीक है, अगला अधिकार देख लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है। यानी कि मानव का दुर्व्यापार यानी कि बेचना, बंधुआ मजदूर बनाना और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिए जाने वाला श्रम, इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। यानी ये सारे काम मानव से नहीं करवाए जा सकते और ये विधि के अनुसार दंडनीय है। किंतु राज्य जो है वो सार्वजनिक कार्यों के लिए व्यक्तियों से अनिवार्य सेवा ले सकता है, और राज्य ऐसी सेवा आरोपित करते समय व्यक्तियों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। और जो 1976 का बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है, वो भी इसी अनुच्छेद 23 के आधार पर ही बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब आया था, तो ये 1976 में आया। फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 24। इसके अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध यानी रोक लगाई गई। यानी 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी जोखिमपूर्ण नियोजन में कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। इसमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मान सकता है, उसको अपना सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि ये जो धार्मिक संस्थाएं लोग बनाते हैं, उनका प्रबंध करते हैं, संचालन करते हैं, वहाँ से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये सारी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अनुसार मिली हुई है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर या कोई चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिस धन से किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या प्रचार में
लगाया जाए, उपयोग किया जाए। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यानी कि किसी शिक्षा संस्था में अगर धार्मिक उपासना करवाई जाती है या धार्मिक शिक्षा दी जाती है किसी समय, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर होगा कि आप उसमें सम्मिलित हो या फिर ना सम्मिलित हो, उसे छोड़ दें। और पूर्णतः राज्य निधि से पोषित यानी राज्य के धन से चलने वाले किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा भी कानून है। अगला अधिकार देखिए, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 में दिया हुआ है, 2 अनुच्छेदों में दिया हुआ है, अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के प्रत्येक ऐसे वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि वो जैसी है वैसा वो बनाए रखे, और साथ ही उसके संरक्षण का भी अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और लिपि से संबंधित शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं, अपनी रुचि की संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी अपने आप चला सकते हैं। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार पहले दिया हुआ था, और संपत्ति के इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अब अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। यानी वर्तमान में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कोई भी मूल अधिकार हम लोगों को नहीं प्राप्त है। इसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद का महत्व इसीलिए अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं जो भी मूल अधिकार, उनका प्रवर्तन होता है, यानी वे लागू किए जाते हैं और मूल अधिकारों का व्यावहारिक प्रयोग भी संभव हो पाता है, यानी नागरिक अपने मूल अधिकारों को प्रयोग कर पाते हैं। साथ ही इनके उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा प्रभावित व्यक्ति को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। और संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए यानी लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत तथा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट यानी कि लेख जारी करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार की रिट या लेख सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ये रिट कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। तो ये है आपका अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद 33 देख लेते हैं। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकें। इसका मुख्य उद्देश्य इनके द्वारा समुचित कार्य करना एवं अनुशासन बनाए रखना है, मतलब कि वो निरंकुश न होने पाए, इसलिए ये अनुच्छेद बनाया गया है। अनुच्छेद 34 देखिए, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 34। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी सैन्य क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ अथवा सैन्य अधिनियम लागू है, मार्शल लॉ को ही सैन्य अधिनियम कहते हैं, तो संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये संसद को इस बात की भी शक्ति देता है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को या किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या फिर पुनर्निर्मित करे। अनुच्छेद 35 देखिए, इसके अंतर्गत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु ये अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो ये हो गया आपका, सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब देखिए, ये जो 5 प्रकार की रिट मैंने अभी आपको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बताई है, इन 5 प्रकार की रिटों के बारे में मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस लिंक को क्लिक करके आप मूल अधिकार टॉपिक का 3rd पार्ट देख सकते हैं, तो उसे ज़रूर देखिए क्योंकि न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति और रिटों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, और
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम अपने सभी वीडियोस की PDF प्रोवाइड कराते हैं। जल्द ही आपसे वीडियो के थर्ड पार्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।